Hello everyone, welcome to Let's Learn Patho. The topic we are going to discuss today is disseminated intravascular coagulation, or in short DIC. And we will discuss this topic into following subheadings. Starting with the introduction, we will talk about its etiology, then pathophysiology of DIC, its classification, its clinical features, its lab findings, and then we will end this video by talking a bit about the treatment of DIC. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. बेसिकली देखो डीआईसी में क्या हो रहा है ना कि वाइड स्प्रेड माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस होती है, जिसकी वजह से दो बेसिक चीज़ें होती हैं. एक तो कंज्यूमशन होता है. कंज्यूमशन किसका होगा? हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का और हमारे प्लेटलेट्स का, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी आती है. दूसरा, प्लाज्मिन के एक्टिवेशन होने की वजह से फाइब्रिन का डिग्रेडेशन होगा. ठीक है, तो इसीलिए डीआईसी को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बो हेमरेजिक डिसऑर्डर, मतलब जहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो रही है और हेमरेज टेंडेंसी है. And it can be acute, subacute or chronic. Apart from this, it is also known as consumptive coagulopathy or defibrillation syndrome. Consumptive coagulopathy because there is consumption of clotting factors and platelets, and defibrillation syndrome because there is degradation of fibrin. Then it is not a primary disease, it is acquired as a secondary complication of some other clinical conditions. Introduction के बाद coming to its etiology. The etiology of DIC can be divided into obstetric causes and non-obstetric causes. Obstetric causes में आते हैं हमारे amniotic fluid embolism, placenta previa और septic abortion. और non-obstetric causes में आएंगे sepsis, severe trauma and malignant neoplasms like adenocarcinoma. Coming to pathophysiology of DIC, देखो बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है ना, यहाँ पे जो कोगुलेशन पाथवे है उसका पैथोलॉजिक एक्टिवेशन हो रहा है. ठीक है, अब कैसे हो रहा है ये समझते हैं. मान लो कोई ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है और मैसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन है ट्रॉमा की वजह से, और सेप्सिस है या एंडोथेलियल इंजरी है. इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है ना कि टिश्यू फैक्टर्स का रिलीज होता है. उसके अलावा एंडोथेलियल इंजरी जो है वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करवाती है. अब चाहे टिश्यू फैक्टर्स का रिलीज हो या प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस करवाएंगी. तो जो वाइड स्प्रेड माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस होगी उसके 3 बेसिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है कि हमारा वेस्कुलर ऑक्लूजन होगा. अगर वेस्कुलर ऑक्लूजन होगा तो टिश्यूज़ में ब्लड कम जाने की वजह से इस्चेमिक टिश्यू डैमेज होगा. ठीक है, दूसरा चीज़ वेस्कुलर ऑक्लूजन होने की वजह से क्या होगा कि जो तुम्हारा मान लो ये माइक्रोवेस्कुलेचर है, थ्रोम्बोसिस होने की वजह से यहाँ पे नैरोइंग हो गई, और इस नैरोड माइक्रोवेस्कुलेचर से जब आरबीसीज पास होती हैं तो उनकी लाइसिस हो जाती है. ठीक है, तो माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, दैट इज एनीमिया ड्यू टू हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी वाइल पासिंग थ्रू माइक्रोवेस्कुलेचर. ठीक है, जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस है हमारे वाइड स्प्रेड माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस का वो है कंज्यूम्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स, और इन चीज़ों की वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी. ठीक है, और तीसरा और लास्ट कॉन्सिक्वेंस होता है माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस का प्लाज्मिन का एक्टिवेशन. जब प्लाज्मिन का एक्टिवेशन होता है तो इससे पहली चीज़ तो ये होती है कि फाइब्रिनोलिसिस होगी. फाइब्रिनोलिसिस होने की वजह से फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ेगा, और ये फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स की एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी. ठीक है, दूसरा ये प्लाज्मिन क्या करेगा कि ये प्रोटियोलिसिस कराएगा क्लॉटिंग फैक्टर्स का, जिसकी वजह से अगेन ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी. क्लासिफिकेशन ऑफ डीआईसी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि डीआईसी को क्लासीफाई करते हैं अक्यूट में और क्रॉनिक डीआईसी में. अब अक्यूट डीआईसी में क्या होता है कि ऑनसेट जो होता है वो फल्मिनेंट होता है. फल्मिनेंट का मतलब होता है बहुत सडन सा ऑनसेट होगा. देन इट इज एसोसिएटेड विद ट्रॉमा, सेप्सिस एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस. और यहाँ पे क्या होता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी डोमिनेट करती है, जबकि क्रॉनिक डीआईसी का ऑनसेट इंसीडियस होता है, वो मेलिग्नेंसीज के साथ एसोसिएटेड होता है, और यहाँ पे थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डोमिनेट करती हैं. कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डीआईसी, जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है दैट इज माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया. अगेन एनीमिया ड्यू टू हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज व्हेन इट इज पासिंग थ्रू माइक्रोवेस्कुलेचर. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी ब्लीडिंग, और जो अदर क्लिनिकल फीचर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा हमारा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है डीआईसी में. देखो डीआईसी में मोस्ट कॉमनली हमारे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, फॉलोड बाय हार्ट, लंग एंड किडनी, और इन ऑर्गन्स के अलावा DIC कैन ऑल्सो इन्वॉल्व एड्रिनल्स, स्प्लीन एंड लिवर. नाउ सी, अगर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो कन्वल्शन और कॉमा जैसे फीचर्स होंगे. अगर हार्ट इन्वॉल्व होता है तो सर्कुलेटरी फेलियर और शॉक,
लंग इन्वॉल्व होगा तो डिस्निया, साइनोसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हमारी किडनी इन्वॉल्व होती है तो ओलिग्यूरिया और एक्यूट रीनल फेलियर जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद अगर हम लैब डायग्नोसिस ऑफ डीआईसी की बात करें तो सबसे पहले ये समझो कि बहुत ज़्यादा अगर थ्रोम्बोसिस हो रही है और प्लेटलेट्स का कंजम्पशन हो रहा है तो प्लेटलेट काउंट लो जाएगा। तो प्लेटलेट काउंट लो होगा मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, जिसकी वजह से अगेन ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। ठीक है, उसके अलावा वाइड स्प्रेड फाइब्रिन डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे। तो फाइब्रिन कहाँ से आ रहा होगा? फाइब्रिनोजन से ही तो आ रहा होगा। तो फाइब्रिनोजन का लेवल भी जो है वो लो होगा, सीरम फाइब्रिनोजन लेवल लो। उसके अलावा जो थ्रोम्बस होता है उसमें जो फाइब्रिन है उसका डिग्रेडेशन यहाँ पे होता है प्लाज्मिन की एक्टिवेशन होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ेगा और इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव। पर्टिकुलरली फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में भी जो डी डाइमर होता है उसका अमाउंट जब इंक्रीज होता है तो वो मोस्ट स्पेसिफिक होता है टू डीआईसी। अपार्ट फ्रॉम दीज, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम लाइक पीटी एंड एपीटीटी। और अगर हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देखें तुम्हारे डीआईसी के केस में, तो यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो हमें देखने के लिए मिलेंगी वो होंगी सिस्टियोसाइट्स। तो कुछ सिस्टियोसाइट्स होंगी। सिस्टियोसाइट्स बेसिकली आरबीसी के फ्रैगमेंट्स होते हैं। आफ्टर दैट, कमिंग टू इट्स ट्रीटमेंट पार्ट, सी द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ डीआईसी इज ओनली द करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग कॉज। उसके अलावा हम लोग सिम्टोमेटिक केयर दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक केयर से क्या मतलब है हमारा कि अगर मान लो पेशेंट को डिस्निया है, ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। अगर मान लो जो है प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा लो है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। लेकिन हमेशा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग कॉज ही होता है।